जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक के बारे में, जिसमें से हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और हम लोग अक्सर उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। गलत करके हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है, पर इतिहास में आप लोगों का हमेशा एक टॉपिक में इंटरेस्ट होता भी नहीं है और उसको आप पढ़ना भी नहीं चाहते। वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी से किस तरह महात्मा बने और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं छूटेगा और एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे गांधी जी के बारे में पढ़ने के बाद गांधी जी से जुड़े किसी भी सवाल का गलत जवाब देगा। आज हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ, जन्म के बाद 1892 तक वो हिंदुस्तान में थे और 1893 में वो साउथ अफ्रीका जाते। और साउथ अफ्रीका जाने के बाद वहां एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करने के बाद, बहुत सारे आंदोलन चलाने के बाद वो इंडिया वापस आते। तो आज हम उनके बारे में, उनके जन्म से लेके 2 अक्टूबर 1869 में उनके जन्म से लेकर 9 जनवरी 1915 तक उनके भारत आने तक की यात्रा को आज हम लोग पढ़ेंगे। और आगे पढ़ने से पहले एक बार सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हम लोगों को हिम्मत मिलती है और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग समय समय पर पाते रहेंगे। तो अब वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं गांधी जी के बारे में आपसे बात करता हूं तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग गांधी जी का नाम भी नहीं जानते होंगे। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास, और पूरा नाम उसको बोला जाता था मोहनदास करमचंद गांधी। क्योंकि उस समय देश में होता क्या था कि कुछ जगह पर रिवाज था कि हम लोग अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम यूज करते थे। हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हम लोग अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम लगाते हैं। ठीक है। अब गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है और इनके पिता करमचंद गांधी जी उस समय पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। क्योंकि गांधी जी का जो जन्म हुआ था बहुत वेल्दी फैमिली में हुआ था और गांधी जी अपने जन्म से ही चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। पर फिर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो इस बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते। उनकी माता का नाम पुतलीबाई जी स्वभाव से बहुत सीधी और सरल थी और गांधी जी के जीवन पे उनका भी प्रभाव पड़ता है। आगे गांधी जी 2 चीजों का हमेशा अनुसरण करते थे, सत्य और अहिंसा। और सत्य और अहिंसा का जो गांधी जी ने अनुसरण किया है वो गांधी जी ने लिया है कहां से? जैन धर्म से। क्योंकि गांधी जी के जीवन में जैन धर्म का बहुत प्रभाव था। क्योंकि जैन धर्म का प्रभाव था, इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा में विश्वास किया। 9 साल की उम्र में गांधी जी अपने स्कूल जाते, क्योंकि बड़े घर के बच्चे थे तो जल्दी नहीं जा पाए, तो इसलिए उन्होंने 9 साल की उम्र में स्कूल ज्वाइन किया। और स्कूल ज्वाइन करने के बाद वो तेज थे, पढ़ने में अच्छे थे। जल्दी से उन्होंने अपने पोरबंदर से मिडिल स्कूल की पढ़ाई की। जब वो अपने मिडिल या प्राइमरी स्कूल में थे तभी उनकी सगाई हो गई कस्तूरबा जी से। और कस्तूरबा जी से सगाई होने के बाद जैसे उन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी की, 1813 में सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी कस्तूरबा जी से शादी हो गई। और शादी 1883 में होती है 13 साल की उम्र में। फिर 1885 में उनकी संतान हो जाती है। पर एक दुखद घटना उस समय हो जाती है जब गांधी जी की पहली संतान होती है। वो उस पहली संतान होने के बाद वो मर जाती है। गांधी जी के पहली संतान होती है 1885 में और किसी दुखद घटना के साथ उनकी मौत हो जाती है। और जैसे जब उनकी संतान मरती है, उस संतान के 1 साल के अंदर उनके पिताजी की मौत हो जाती है। उसके बाद 1887 में राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं। फिर आगे की पढ़ाई देखो, गांधी जी बड़े घर के बेटे थे तो आगे की पढ़ाई करेंगे। और आगे की पढ़ाई के लिए गांधी जी भावनगर के सामलदास कॉलेज जाते हैं। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आगे की पढ़ाई के लिए गांधी जी कौन से कॉलेज गए थे। शायद आप लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं था। भावनगर के सामलदास कॉलेज गए, पर उनकी वहां पे शुरू से गांधी जी फैमिली के साथ रहते थे, शादी हो गई थी और वहां पे गए, हॉस्टल में रहे।
और वहां पे रहने के बाद उनका मन नहीं लगा, और मन ना लगने की वजह से उनकी तबियत खराब हो गई। तबियत खराब होने के बाद फैमिली ने वापस बुला लिया कि भाई साहब आप वापस आ जाओ, शायद आपका मन नहीं लग रहा है या आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हो। जैसा कि अक्सर आज भी हमारे घरों में होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सी बार होता है कि मन नहीं लगता, और बहुत सी बार मन पढ़ाई का ना करते हुए हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। पर अब नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा मजा आएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में इंटरेस्ट रखना है पूरा, क्योंकि वीडियो में इंटरेस्ट रहेगा तो गांधी भी आपको अच्छे लगेंगे, और गांधी आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि गांधी के जीवन का जो संघर्ष की कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, और मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते, और वो अक्सर आपके स्कूल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। 1888 87 में जब वो भावनगर सामलदास कॉलेज जाते हैं, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वापस आ जाते हैं, तो गांधी जी भी 1888 में लंदन जाने का फैसला करते हैं। और 1888 में गांधी जी लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। और लंदन जाने के बाद गांधी जी क्या करते? गांधी जी जैन धर्म में विश्वास रखते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो जैन धर्म में विश्वास रखने के नाते भी गांधी जी वेजिटेरियन थे, और वेजिटेरियन होने के नाते जब वो लंदन पहुंचे, तो लंदन जाने के बाद वहां पे एक सोसाइटी थी, वेजिटेरियन सोसाइटी, और उस सोसाइटी को गांधी जी ने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद गांधी जी ने उस सोसाइटी का बहुत अपने सिरे से खूब प्रचार प्रसार किया और उसको लोगों तक पहुंचाया। 1888 में गांधी जी लंदन जाते और 1891 में भारत आ जाते। और भारत आने के बाद अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी 2 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, और गांधी जी प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि गांधी जी को कोई पूछ नहीं रहा था। अब लंदन से जो पढ़ के आया है और वो भारत में आने के बाद उसकी पूछ नहीं हो रही है, तो उसको दुख होगा, क्योंकि अब गांधी जी 2 साल बेरोजगार थे। और बेरोजगार होने के नाते हुआ क्या, उनको एक ऑफर मिला दादा अब्दुल्ला की तरफ से। दादा अब्दुल्ला क्या थे? दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका में ट्रेड कंपनी चलाते थे, और उस ट्रेड कंपनी से जुड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला ने उनको मौका दिया और बोला कि गांधी जी आप यहां भी कुछ नहीं कर रहे हो अभी, क्योंकि गांधी जी आप सब जानते हैं उस समय गांधी जी सच में कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप चलिए, आप अफ्रीका चलिए, और अफ्रीका जाके हमारी कंपनी का लीगल वर्क आप संभाल लीजिए। गांधी जी को मौका मिला और गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। पर समस्या क्रिएट हो गई साउथ अफ्रीका में। और समस्या कैसे क्रिएट हो गई? गांधी जी का कलर चेंज कर लेते। हाँ, तो समस्या क्रिएट हो गई साउथ अफ्रीका में। और समस्या क्या क्रिएट हुई? गांधी जी का साउथ अफ्रीका में अपमान हो गया। अपमान किस तरह से हुआ? गांधी जी एक बार फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो उसमें दिक्कत क्या हुई? अब गांधी जी ने तो टिकट लिया था, क्योंकि वो जॉब पे भी थे, लंदन भी रह के आए थे, तो उनको नियम कानून पता भी थे कि बिना टिकट यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि पुलिस आ सकती है। अब गांधी जी फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में टिकट लेके यात्रा कर रहे थे, और वहां पे एक इंग्लिश ऑफिसर आ जाता है और वो कहता है कि आप इस डब्बे में सफर नहीं कर सकते हो। और उसने ऐसा किया क्योंकि उसने रंग भेद होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि बिकॉज यू आर ब्लैक एंड वी आर व्हाइट, और व्हाइट है इसलिए तुम हमारे साथ बैठ के नहीं जा सकते। और गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और ये स्टेशन क्या था दोस्तों? ये स्टेशन था पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन, जहां पे आज गांधी जी का स्टैच्यू भी लगा है साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी का जो संघर्ष की कहानी थी वो इस घटना से ही शुरू होती है। साउथ अफ्रीका में जो संघर्ष किया वो कहानी इस घटना से शुरू होती है। ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पे अब गांधी जी का स्टैच्यू भी लगा है, ये है पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन, जहां पे गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। अब दूसरा अपमान, एक अपमान और होता है गांधी जी का। गांधी जी जोहान्सबर्ग पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जैसे कि हम लोग भी करते हैं, हम लोग किसी सिटी में जाते हैं, लेट नाइट जाते हैं, डे में जाते हैं, जहां हमारा कोई परिचित नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने ट्रेन, बस या जिस सवारी से जाते हैं उसमें जाते हैं, और फिर हम जाने के बाद वहां पे होटल तलाशते हैं। तो गांधी जी ने भी वही किया। गांधी जी जोहान्सबर्ग गए। जोहान्सबर्ग जाने के बाद गांधी जी ने
अपने लिए होटल तलाशा वो पहुंचे और होटल में उनको रूम नहीं दिया गया। जोहान्सबर्ग के एक होटल में उनको रूम नहीं मिलता। और किस वजह से नहीं मिलता? रंग भेद की वजह से गांधी जी को रूम नहीं मिला। अब 1896 आ जाता है, 93 में जाते हैं, सन 94-95 में सब घटनाएं हो जाती है गांधी जी के साथ। अब सब 1896 आ जाता है और 1896 में गांधी जी एक बार भारत आते हैं। भारत आने के बाद अपनी बीवी और बच्चों को अपने साथ साउथ अफ्रीका लेके जाते हैं, क्योंकि अब गांधी जी को लग रहा था कि यहाँ पे समय लगेगा। गांधी जी वैसे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे, पर गांधी जी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां की स्थिति देखी, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ गांधी जी के साथ नहीं थी, ये स्थिति वहां पर रहने वाले हर भारतीय के साथ थी। अब आगे गांधी जी आए और आने के बाद अपने बीवी बच्चों को साथ में ले गए। अब जब गांधी जी की राजनीति वहां पे स्टार्ट होती है, तो गांधी जी की राजनीति को 2 फेज में बांटा गया है। 2 फेज में इसलिए बांटा गया है क्योंकि गांधी जी जैन धर्म से प्रभावित थे और जैन धर्म से प्रभावित होने के नाते उनका सत्य और अहिंसा में बहुत विश्वास था। और इनकी राजनीति को जब हम 2 फेज में बांटते हैं, जब हम इनकी राजनीति को 2 फेज में बांटते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो 1894 से 1906 तक का है। और ये इस फेज में क्या है? गांधी जी मॉडरेट है। मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्या है? मॉडरेट किस लिए है? ये आपको पता होना चाहिए। मॉडरेट इसलिए है क्योंकि गांधी जी का यहां पे विश्वास है। किस पे विश्वास है? जस्टिस पर गांधी जी का विश्वास है। और गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज अनजस्टिस नहीं करेंगे किसी के भी साथ, और भारतीयों के साथ तो नहीं करेंगे। तो क्योंकि गांधी जी को विश्वास था, तो 1894 से लेके 1906 तक गांधी जी कोई संघर्ष नहीं करते। कोई संघर्ष से मेरा मतलब कोई आंदोलन नहीं करते, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो इसी दौर में वो क्या करते, कहीं पे कुछ गलत होता देखते हैं भारतीयों के साथ, तो उसके लिए वो एक लेटर लिख देते हैं। पत्राचार की भाषा में वो बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कुछ किया तो उसके लिए लेटर कर देते, किसी भारतीय को कोई समस्या हुई तो उसके लिए भी वो शिकायत कर देते। तो क्योंकि उनका अभी तक विश्वास है अंग्रेजों में, जैसा अंग्रेजों पर विश्वास है। अब अगर हम इनकी सेकंड फेज की बात करते हैं, सेकंड फेज 1906 से 1915 का है। 1906 से 1915 में गांधी जी आंदोलन करते हैं। और एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है 1906 से कि गांधी जी ने प्रथम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भारत में आके 1930 में चलाया जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो गांधी जी ने सबसे पहले कहां पे चलाया था? अब शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में चलाया था, 1906 में चलाया था। और ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम में आया है, कांस्टेबल में भी आया है, और ये क्वेश्चन हर बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन गांधी जी की यात्रा से है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, अब हम इस बात को और आगे बढ़ाते, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को और अच्छे से करते हैं। जब हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं 1894 से 1906 के बीच में करते हैं। अब इस बीच में गांधी जी कुछ क्रियाएं करते हैं। कुछ क्रियाएं क्या करते हैं? 1894 में, सॉरी पेन ले लिया जाए, 1894 में गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। यह कहां हुई? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में होती है। और ये भी क्वेश्चन आया है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1894 में। और कहां हुई? साउथ अफ्रीका में। और 1899 से 1902 के बीच बोयर का सेकंड वॉर हो जाता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये बोयर क्या है। इस बोयर की कहानी को मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे जाके बात करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए 1840 से 1850 के बीच में अफ्रीका में ब्रिटिश कॉलोनी आई। ब्रिटिश कॉलोनी से मेरा मतलब है अफ्रीका में ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, अब वहां पे सब चीजें सही चल रही थी,
सब कुछ सही था। अब वहां पे जो कहानी बिगड़ती है, कहानी इस बात पे बिगड़ती है कि 1860 से 70 के दशक में साउथ अफ्रीका में हीरा मिल जाता है और वहां पे एक स्टेट में कुछ डच और अफ्रीकन रहते थे जो शांति प्रिय ढंग से रहते थे और खेती करते थे। ठीक है, ट्रांसविला वहां पे एक जगह पड़ती है और वो अपने आप को ऑरेंज फ्री स्टेट बोलते थे और वही लोग थे जो अपने आप को बॉयर्स कहते थे कि हम लोग बॉयर्स है। अब समस्या कहां पे होती है, एक युद्ध इससे पहले भी होता है, एक युद्ध इससे पहले होता है जो 1881 में होता है, बॉयर और ब्रिटिशर्स की वॉर होती है और बॉयर और ब्रिटिशर्स की वॉर में बॉयर विन हो जाते हैं फर्स्ट वॉर में। और सेकंड वॉर अब आके हो रहा है 1899 से 1902। बॉयर्स पे क्वेश्चन आता है, बॉयर्स पे क्वेश्चन आ जाता है तो अगर मैं यही की बात करूं तो यही में आपकी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, दूसरा बॉयर सेकंड वॉर कब हुआ और इस वॉर में कौन जीता। जो बॉयर्स का सेकंड वॉर हुआ इसमें ब्रिटिश जीते, इसमें ब्रिटिश जीते। ठीक है, अब 1899 से 1902 के बीच में गांधी जी ने एक नटाल एम्बुलेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की। नटाल एम्बुलेंस कॉर्प क्या करता था, वो क्या करते थे, क्योंकि जब बॉयर्स का सेकंड वॉर हो रहा था उस समय जो भारतीय वहां पर थे वो भारतीय में से कुछ लोग ब्रिटिशर्स की सेना में थे और वो ब्रिटिश की तरफ से युद्ध कर रहे थे और युद्ध कर रहे थे तो उस समय गांधी जी ने नटाल एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। और इस एम्बुलेंस का क्या काम था, ये एम्बुलेंस क्या करता था, ये एम्बुलेंस जितने भी जख्मी सिपाही थे ब्रिटिशर्स के उन सबको उठाता था और हॉस्पिटल लेके चला जाता था, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से ये एम्बुलेंस सर्विस थी गांधी जी की तरफ से। और ये काम करने के लिए गांधी जी को अवार्ड भी दिया गया। 1915 में गांधी जी को अवार्ड मिलता है जिस अवार्ड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, पर उसकी बात हम लोग करेंगे 1915 में जब गांधी जी भारत वापसी कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 जून 1903, अब 1894 से 1906 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसी बीच गांधी जी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन यहां से आता है। 1903 में गांधी जी एक न्यूज़पेपर या जर्नल पढ़ना पब्लिश करते हैं इंडियन ओपिनियन के नाम से, और इंडियन ओपिनियन के नाम पे आपके क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था, इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने लिखा था और कहां पे लिखा था, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसी के साथ ही 1904 में एक फिनिक्स सेटलमेंट होता है जिसको हम लोग फिनिक्स फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब फिनिक्स फॉर्म गांधी जी ने 1904 में बनाया और ये किस शहर के पास था, ये आपको पता होना चाहिए, ये था डरबन शहर के पास। फिनिक्स फॉर्म डरबन शहर के पास था और इसमें बताया जाता है कि फिनिक्स फॉर्म में 100 एकड़ जमीन थी और वो 100 एकड़ जमीन गांधी जी ने खरीदी थी फिनिक्स फॉर्म बनाने के लिए, इसलिए। और ये हमेशा जो फॉर्म बनाए गए ना 1904 में, ये इसलिए बनाए गए क्योंकि गांधी जी को अब धीरे धीरे लग रहा था कि शायद अंग्रेज उनकी नहीं सुनेंगे, या हो सकता है आगे सत्याग्रह करना पड़े, हो सकता है आगे अपने जिस तरह से भी उनको काम करना था, भारतीयों को वहां पे आजादी दिलानी थी, भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने थे, उस वजह से उन्होंने यहाँ पे फिनिक्स सेटलमेंट किया। और ये फिनिक्स सेटलमेंट के बाद एक सेटलमेंट और होगा, और फिनिक्स सेटलमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इसकी बात करते तो सन 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज बुक साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड हेरिटेज में फिनिक्स फॉर्म को रखा गया है, जो साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें फिनिक्स फॉर्म को रखा गया है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं फिर से बता देता हूं। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई, 1899 से 1902 में सेकंड बॉयर युद्ध हुआ और सेकंड बॉयर युद्ध में कौन जीतता है, ब्रिटिश जीतते हैं। फर्स्ट बॉयर युद्ध होता है 1881 में जिसमें बॉयर जीत जाते हैं और इसमें 1899 से 1902 में ब्रिटिश जीतते हैं। फिर गांधी जी जब ये युद्ध हो रहा होता है, नटाल एम्बुलेंस कॉर्प्स प्रारंभ करते हैं और जिसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो कार्य होता है एम्बुलेंस में ब्रिटिश के जो घायल सिपाही थे उन लोगों को वहां से लेना और लाके हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना। ठीक है, कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। सेकंड, फिनिक्स फॉर्म
सॉरी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम का गांधी जी न्यूज़पेपर चलाते हैं। वो कहां चलाते हैं? गांधी जी चलाते हैं और साउथ अफ्रीका में लिखते हैं। और कब? 1903 में लिखते हैं। फिर एक फिनिक्स फॉर्म की बात आती है, फिनिक्स सेटलमेंट की। फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में होता है। और कहां होता है? किस शहर के पास होता है? डरबन शहर के पास होता है। ठीक है, अब यहां से हमने 4-5 क्वेश्चन किए। इसी तरह अगले पेज पे भी हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि अब गांधी जी में आप सबको इंटरेस्ट आएगा। और क्योंकि गांधी जी की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम इससे आगे मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, तो वो गांधी जी के साथ ही स्टार्ट होगी। हम 1885 से 1947 मॉडर्न इंडिया में करेंगे। उसकी जब क्रोनोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उस क्रोनोलॉजी में गांधी भी है। और गांधी है तो गांधी का साउथ अफ्रीका भी है। गांधी ने जो संघर्ष साउथ अफ्रीका में किया वो भी पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग अपनी हिस्ट्री की क्लासेस की जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम गांधी से कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड फेज की। सेकंड फेज जो शुरू होता है, सेकंड फेज शुरू होता है 1906 से 1915। जब हम 1906 से 1915 की बात कर रहे हैं, अब गांधी जी एक चीज तो समझ गए थे कि अंग्रेज उनकी बात नहीं मानने वाले। और अंग्रेज अगर बात नहीं मानने वाले हैं तो अंग्रेज बात मानेंगे नहीं। तो फिर गांधी जी ने यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अब हम आगे की लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे। और गांधी जी ने ये नहीं सोचा कि वो जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे एक शेर तो बनता है, तुम कोशिश तो करो, सफल वक्त बना देगा। और गांधी जी ने यहाँ पे कोशिश की और सफल वक्त ने बनाया उनको। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सबको भी कहता हूं, आप कोशिश तो करो, सफल वक्त बना देगा और हम तो आपके साथ में है ही। ठीक है, तो 1906 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाता है। और ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो भारत में आके 1930 में हो रहा है। अभी मैं आपको हिस्ट्री को कनेक्ट करूंगा और हिस्ट्री को कनेक्ट होके हम इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग तक भी पहुंचेंगे। तो इसलिए कनेक्ट करके पढ़िए, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां पे होता है? साउथ अफ्रीका में। और कौन करता है उसको? गांधी जी। और किस ईयर में होता है? 1906 में। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। अब गांधी जी के सत्याग्रह की बारी आ गई। और गांधी जी का जो सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ या किस रूल के खिलाफ वहां पे सत्याग्रह किया उसकी बात करते। 1906 में एक सत्याग्रह होता है अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 1906 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एक रूल आता है कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और इसके सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कंपलसरी है, इसके खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह कर देते हैं। और उस सत्याग्रह में क्या होता है? इसमें वो कहते हैं, वहां की सरकार कहती है कि मतलब आपको भारतीयों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। अगर आप पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं लेंगे जिसमें आपकी उंगलियों के निशान भी हो, उंगली के निशान होता है, उस समय थंब प्रिंट मशीनों से नहीं लिया जाता था, साइन पे लगा के उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आपका अंगूठा लगवाया जाता था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ? अब गांधी जी थे और गांधी जी 1893 में रह रहे थे और हम बात कर रहे 1906 की। 1893 से 1906 तक गांधी जी को भी 13 साल हो चुके थे और गांधी जी बहुत फेमस थे और गांधी जी एक सेटलमेंट कर चुके थे। और अब उनके साथ साउथ अफ्रीका में बहुत सारे हिंदुस्तानी उनके साथ जुड़ गए थे। और हिंदुस्तानी उनके साथ जुड़ने से क्या हुआ? जब इस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने वहां पे संघर्ष किया, आंदोलन किया, तो उस समय जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया। उनको और उनके समर्थक को जेल भेज दिया गया और लोगों ने जेल जाना स्वीकार कर लिया। और जब लोगों ने जेल जाना स्वीकार किया तो उस समय एक प्रॉब्लम हो गई। उस समय प्रॉब्लम क्या हो गई कि जेल का डर लोगों से खत्म हो गया। और जेल का डर लोगों से खत्म होने की वजह से लोगों ने क्या बोला? लोगों ने जेल को किंग एडवर्ड का होटल बोला।
लोगों को विश्वास था कि गांधी जी अब हमारे साथ है और अब कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे जब समस्या हो जाती है, गांधी और समर्थक जेल चले गए और जेल का डर लोगों से खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जेल नहीं है, ये जेल नहीं है, ये तो किंग एडवर्ड का होटल है और यहाँ पे तो आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। तो इस वजह से अंग्रेज चिंतित हो गए, ब्रिटिश चिंतित, क्योंकि किंग एडवर्ड का होटल बताया। अब देखिए होता क्या है, किसी भी शासन प्रशासन की अगर हम बात करते, आज भी हम बहुत सारे आंदोलन करते और आंदोलनों में हम लोग डरते क्यों है, पुलिस ना पकड़ ले, जेल ना हो जाए। और अगर पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी तो क्या होगा, हम पे केस हो सकता है। और उस समय लोगों ने उस जेल को, उस प्रशासन को ठेंगा दिखा दिया और उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने उसको जेल ना बता के होटल बताया। तो ब्रिटिश इसलिए चिंतित थे और चिंतित होने की वजह भी थी उनके पास, क्योंकि अगर लोग जेल से और सरकार से डरेंगे ही नहीं तो फिर उस जेल का और सरकार का मतलब क्या रहेगा। फिर एक एग्रीमेंट होता है जनरल स्मट्स और गांधी के बीच में। उस समय वहां के जनरल थे जनरल स्मट्स, और स्मट्स बाद में प्रधानमंत्री भी बनते, ठीक है। उनकी बात होती है और दोनों राजी हो जाते हैं एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पे। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में फर्स्ट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराने वाला भारतीय, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराने वाला भारतीय भी गांधी थे। क्योंकि जब ये दोनों लोगों की, जनरल स्मट्स और गांधी की बात हो जाती है और जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वो गांधी ही कराते हैं। अब यहां से क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं वो आप मेरे साथ देखिए, ठीक है। सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस कहां पे लागू किया गया, सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ वो हुआ अफ्रीका में। किसने किया, गांधी ने किया। कब किया, 1906 में किया। 3 क्वेश्चन तीनों तरीके से पूछे जा सकते, इस चीज को हमेशा याद रखना। आंदोलन की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है और हमेशा पूछा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला कहां पे हुआ था। वो भारत में नहीं हुआ था, वो अफ्रीका में हुआ था। और किसने किया था, गांधी ने किया था। क्योंकि भारत में तो वो 1930 में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वहां पे लोगों ने, जब ये प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों ने होटल को, जेल को क्या बताया, किंग एडवर्ड का होटल बताया। और इस तरह के ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत बार। सबसे पहले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करने वाला भारतीय कौन था साउथ अफ्रीका में, वो थे गांधी जी। तो यहां से भी हमने 3 क्वेश्चन निकाल लिए। गांधी में आज एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हम लोग सभी क्वेश्चन को यहीं पे करेंगे और इसी स्पीड से करेंगे। अब हम आगे आते हैं, आप सबको दिख ही रहा होगा। उसके बाद जब उनका, गांधी जी की एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और गांधी जी एक आंदोलन कर देते हैं। और एक आंदोलन होता क्या है, आप सबको भी पता है कि जब हम कोई चीज करते हैं शुरुआत में तो हमें वो करने में डर लगता है, पर धीरे धीरे बार बार उसको करते हैं तो वो चीज अच्छी लगने लग जाती है और हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह गांधी जी ने पहला प्रयोग किया, मोमेंट किया और वो मोमेंट उनका सफल हो गया। और अब गांधी जी के अंदर से डर निकल रहा है और डर निकल रहा है तो गांधी जी आगे आगे बढ़ने वाले हैं। फिर वहां पे एक रूल और आ जाता है, ठीक है। सरकार क्या करती है कि वो वहां पे कैंपेन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आप मुझसे भी अच्छे से समझ रहे होंगे। माइग्रेशन से मतलब है कि उनको बोल दिया जाता है कि आप लोग वैसा इधर उधर नहीं जाओगे, ठीक है, आप यहीं पे रहोगे। और अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब भारतीय ने वहां पे ठान लिया था, उनको लग रहा था कि, उनको तो पता था कि अब उनके पास गांधी है और गांधी का एक मूवमेंट हो ही चुका था कामयाब, जिसमें जनरल स्मट्स ने उनसे एग्रीमेंट कर लिया था। पर अब ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ। दूसरी प्रॉब्लम होने में क्या होता है, वहां हुआ कि जो दुकानदार थे और रेडी पटरी वाले थे उनको लाइसेंस थे और उन लोगों ने ये शुरू होने से बाद क्या किया, लाइसेंस दिखाने को मना कर दिया वहां की सरकार को। और इस बार भी जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया। और जेल भरो आंदोलन से प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे कि लोगों को पता ही था कि भाई साहब अब की बार भी क्या होगा, जेल जाएंगे, किंग एडवर्ड का होटल है, गांधी जी कोई ना कोई सेटलमेंट कर लेंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा और हम फिर बाहर आ जाएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जब गांधी जी भी जेल जाते हैं तो उनको
फिजिकल लेबर करना पड़ता है। और फिजिकल लेबर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब वो गांधी जी को राजनीतिक कैदी नहीं मान रहे हैं। और इस राजनीतिक कैदी, जो मैंने शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, राजनीतिक कैदी बनने और बनाने के ऊपर, इंडिया में जब गांधी जी आ जाते हैं 1930-31 में, जब इरविन पैक्ट होता है, ये राजनीतिक कैदी शब्द फिर आता है। और ये फिर आने के बाद इसमें फैल होते हैं और फिर इंडिया में हंगामा मचता है और गांधी जी को काली पट्टियां भी दिखाई जाती है। पर उसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी यहाँ पे बात कर लेते। गांधी जी को यहाँ पे फिजिकल लेबर दिया जाता है और जो वहां पे अत्यंत गरीब थे, अत्यंत गरीब से मेरा मतलब है कि देखिए दो कैटेगरी होती है, एक पुअर, एक अति पुअर, समझो, एक गरीब है, एक अत्यंत गरीब है। तो जो अत्यंत गरीब थे वहां पे, वहां की सरकार क्या करती है, उन लोगों को भारत भेजना शुरू कर देती है कि भाई साहब अब इन सबको यहां से उठाओ और इन सबको भारत भेजो। ठीक है, ये हो जाता है, ये हो गया, इसका भी समाधान आगे निकल जाता है। पर 1909 जब आता है, 1909 में टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी कर देते हैं। और जो टोल्स्टॉय फॉर्म होता है, इसको टोल्स्टॉय सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके साथ करते हैं, ये गांधी जी का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, 1909 में टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई। सेकंड, किसके साथ में इन्होंने की, कौन था इनका मित्र, इनका मित्र था जर्मन। और जर्मन कौन था, वास्तुकार था, जो आर्किटेक्ट था। और आर्किटेक्ट थे कालेनबाग की सहायता से इन्होंने वहां पे स्थापना की। तो 1909 से आपके दो क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इनके जो जर्मन वास्तुकार थे वो कौन थे। 1911, अब हम 1911 की बात कर लेते हैं। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ आ जाते हैं। और 1911 आप सबके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1911 में भारत में भी एक घटना हो रही थी। और मैं आपको साउथ अफ्रीका और इंडिया को कनेक्ट करूंगा। साउथ अफ्रीका और इंडिया कनेक्ट होने लगा है क्योंकि अब हम 1909 में वहां पे टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हो रही है। दूसरा, भारत में 1909 में क्या क्या घटना हो रही है। 1909 में घटना हो रही है, 1905 में बंगाल का डिवीजन हो जाता है और बंगाल को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया जाता है। उसके बाद 1906 में क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना होने से पहले कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 में। और 1905 तक, 1885 से 1905 तक कांग्रेस भी 20 साल की हो जाती है। और कांग्रेस के 20 साल के होने के बाद भी यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1909 में गांधी जी टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कर रहे हैं। और जब ये फॉर्म स्थापित हो रहा है, उस समय गांधी जी के साथ में कांग्रेस के भी लोग जुड़े हुए हैं और मुस्लिम लीग के भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि 1901 में भी गांधी एक बार भारत आते, बहुत छोटे समय के लिए, पर भारत में भी आंदोलन चल रहा है और साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन चल रहा है। तो जब दो जगह पे एक ही तरह के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वे लोग आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, जब गांधी जी टोल्स्टॉय फॉर्म बनाते हैं तो इनको इसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की तरफ से सहायता मिलती है। और कुछ भारत के व्यापारी भी है जो इनको सहायता कर रहे हैं। इन व्यापारियों में अगर मैं एक का नाम लूं तो वो है सर रतन टाटा। जो अभी रतन टाटा है वो उनके दादाजी, और वो एक बहुत बड़े अमाउंट से इनकी सहायता करते हैं। और वो अमाउंट कितना होता है, वो अमाउंट होता है इनका 25,000 रुपए से। 25,000 रुपए से कौन मदद कर रहा है इनकी, रतन टाटा जी कर रहे हैं। जो रतन टाटा जी है उनके दादाजी कर रहे हैं 25,000 से। और यहाँ पे इनकी मुस्लिम लीग के लोग भी सहायता कर रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि अभी गोखले साउथ अफ्रीका आने वाले, ये चीजें मैंने आपको इसलिए क्लियर की। तो जब 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ आते हैं, उस समय होता क्या है, 1911 में भारत में भी एक घटना होती है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए भारत में क्या घटना होती है। 1911 में हमारी राजधानी बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर की जाती है। क्योंकि 1911 से पहले हिंदुस्तान की जो राजधानी थी वो बंगाल थी, और 1911 में राजधानी बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है। और जब यहाँ पे किंग जॉर्ज फिफ्थ आते हैं, उस समय
गोखले को इंडिया की तरफ से स्टेट गेस्ट बना के यहां बुलाया जाता है अफ्रीका में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी और उन प्रॉब्लम्स को चलते हुए गोखले को बुलाया जाता है। और गोखले के आने से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे और बन जाता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले थे। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 1911 में किंग जॉर्ज साउथ अफ्रीका भी गए थे, भारत भी आए थे। गोखले देखिए, गोखले जो थे वो नरम दल के नेता थे, क्योंकि 1907 में जब भारत में स्प्लिट हो जाता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है, उसमें क्या होता है? 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया, 6 में मुस्लिम लीग बन गई और 7 में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट में क्या होता है? नरम दल और गरम दल के लोग अलग हो जाते हैं। तो गोखले उन नरम दल के लोगों में थे और गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु भी माना था। अब जनरल स्मट्स और गोखले जैसे एज ए स्टेट गेस्ट वहां पे गए थे किंग जॉर्ज 5 के आने के बाद, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांधी और स्मट्स के बीच में एक एग्रीमेंट कराया, और वो एग्रीमेंट हुआ कि वहां की सरकार अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी भारतीयों के साथ में। ये एक एग्रीमेंट बना, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। बट जैसे ही गोखले साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, वहां की सरकार उस एग्रीमेंट को छोड़ देती है। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन बने बताओ? यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, एक, टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई? 1909 में। और टोल्स्टॉय फॉर्म कहां स्थापित किया गया? जोहान्सबर्ग में। 2 क्वेश्चन। तीसरा, किंग जॉर्ज फिफ्थ 1911 में भारत भी आते हैं और साउथ अफ्रीका भी जाते हैं, और जब किंग जॉर्ज फिफ्थ साउथ अफ्रीका आते हैं उस समय स्टेट गेस्ट बन के कौन आता है? गोखले आता है। और गोखले को महात्मा गांधी क्या मानते थे? अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। 1913 जब हमारा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो एग्रीमेंट गोखले गांधी और जनरल स्मट्स के बीच में कराते हैं, जब वहां की सरकार उसको तोड़ देती है, तो उसके बाद क्या होता है? 1912 में वो टूट जाता है और 1913 से महात्मा गांधी दोबारा से सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। और जब ये सत्याग्रह शुरू होता है, सत्याग्रह शुरू होने के वक्त में गांधी जी को 2 कारण और मिल जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को अब क्या चाहिए? सत्याग्रह करने के लिए एक वजह होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें किसान यूनियन, जो हमारा किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन जब हुआ तो उस समय किसानों के पास आंदोलन करने की अपनी वजह थी। तो इसी तरह से जब भी कोई आंदोलन होता है, उसको करने ना करने के पीछे एक वजह होती है। तो करने के पीछे वजह गांधी जी को एक वजह और मिल गई। एक क्या, यहां पे गांधी जी को 2 वजह मिली। एक मिली, वहां की सरकार ने क्या कहा? वहां की सरकार ने ये कहा कि यहां पे वैसे जितने भी भारतीय हैं, उन भारतीयों को 3 पौंड का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब भारतीय वहां पे थे तो हर कोई तो गांधी जी नहीं था। अब गांधी जी नहीं था क्योंकि वो लंदन से पढ़े हुए तो थे नहीं। तो उसमें था क्या? अगर हम इसको थोड़ा और पीछे लेके जाते, 1860 के दशक में भारतीयों को एक एग्रीमेंट के तहत साउथ अफ्रीका लेके जाया गया था, जो वहां पे लेबर का काम करते थे। अब जैसे कि लेबर, आप हमारे यहां भी है हिंदुस्तान में, अगर मैं लेबर को बोलूं कि आप अब 500 रुपए महीना दोगे, तभी आप जाके गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट में वोट डाल सकते हो। तो उस समय क्या होगा? उस गरीब आदमी को अपना पेट और अपनी फैमिली से प्यारी गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेगा? उस टैक्स को देने से मना कर देगा, क्योंकि उसको लोकल गवर्नमेंट से मतलब इतना नहीं है जितना उसको अपनी परिवार से। ठीक है, तो यहां पे 3 पौंड का एक टैक्स लगाया गया और उन्हें बोल दिया गया कि भाई साहब, आप अगर ये टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसमें आपको वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। और लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट आपकी होती है ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जो होते हैं। म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आपके कस्बों और शहरों में होते हैं और गांव में आपकी ग्राम पंचायत होती है। और ये जो ग्राम पंचायत है, ये आपकी लोकल गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा, देखिए,
क्योंकि जब भारतीय वहां थे, गांधी थे, कुछ और भारतीय थे जो वहां पे सक्सेसफुल थे, इन लोगों को इलेक्शन कौन से लड़ने थे? राष्ट्रपति तो ये वहां पे बन नहीं सकते थे, ये लोकल गवर्नमेंट में ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। और इनको वोट कौन देता? भारतीय देते। और उन्होंने कह दिया कि 3 पाउंड का तो टैक्स दो या वोट दो। भाई सरकार अपनी सिचुएशन दोनों तरफ से विन विन रखना चाहती थी यहाँ पे। अब हुआ क्या? वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। एक घटना गांधी जी को यह मिल जाती है और इसी के साथ एक घटना और मिल जाती है। वहां की सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इशू कर देती है और ऑर्डर इशू क्या कर देती है? वो उसमें कहती है कि जो भी यहाँ पे शादियां, जो भी यहाँ पे लोग रह रहे और जिनकी शादियां नॉन क्रिश्चियन तरीके से हुई है, मतलब कि जिनकी शादियां चर्च में नहीं हुई, उन सब की शादियों को नहीं माना जाएगा, उन सब की शादियों को नल एंड वॉइड माना जाएगा। उससे क्या हुआ? उससे ये डिसीजन ने क्या किया? कोर्ट के इस डिसीजन ने ये किया कि उन्होंने कहा कि जैसे एक्स मेल है और वाई फीमेल है, उन्होंने कहा कि एक्स वाई का हस्बैंड नहीं है और वाई एक्स की पत्नी भी नहीं है, ये भी बैचलर है, वो भी बैचलर है, और इन दोनों से जो बच्चे हुए वो बच्चे नाजायज है, उन लोग के ये माँ बाप नहीं है। तो गांधी को अब ये मुद्दा मिल गया और अब इस मुद्दे पे आके होती है फाइनल लड़ाई। और फाइनल लड़ाई होने के में गांधी और स्मट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और जिसमें स्मट्स गांधी की सारी बातें मान लेते हैं और मानने के बाद गांधी अफ्रीका में भारतीयों के जिन अधिकारों के लिए लड़ रहे थे वो सारे के सारे अधिकार गांधी जी को दे दिए जाते हैं, भारतीयों को दे दिए जाते हैं और गांधी की यहाँ पे जीत हो जाती है 1914 में। अब हमने एक चीज की बात की थी बीच में, गांधी जी 1914 में जीत गए और अब गांधी जी भारत आएंगे, क्योंकि भारत जब कब आएंगे? भारत आएंगे गांधी जी 9 जनवरी 1915 में। पर गांधी जी के एक अवार्ड की बात हमने बीच में छोड़ दी थी और वो अवार्ड की बात हमने बीच में छोड़ी थी 1899 से 1902 के बीच में, जब नटाल एम्बुलेंस कोर्स की बात कर रहे थे, तो उस समय गांधी जी को एक अवार्ड, उसके लिए गांधी जी को एक अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड मिला 1915 में केसरे हिंद। केसरे हिंद का अवार्ड गांधी जी को 1915 में दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और कुछ एग्जाम्स में तो ये तक भी पूछा जाता है कि केसरे हिंद का क्या मतलब है। और आप सबको शायद नहीं पता होगा, पर आज आप में से ये वीडियो देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि मुझे अब इस क्वेश्चन का नहीं पता है। केसरे हिंद का मतलब है भारत का सम्राट, एक ऐसा योद्धा जो विजयी है, जो भारत का सम्राट बनने के लायक है, इसलिए गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। और आगे आंदोलन होता है, जब गांधी जी भारत में जाएंगे और भारत में जाने के बाद आंदोलन होंगे, उस समय एक घटना होगी, उस घटना के बाद गांधी जी इस उपाधि को त्याग देते हैं। ये जो गांधी जी को उपाधि दी जाती है केसरे हिंद की, गांधी जी इस उपाधि को त्याग देते हैं और त्यागने के बाद हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया की क्रिया होती है। तो इसी प्रकार उस समय किस वजह से गांधी जी ने अपनी उपाधि को त्यागा था और क्यों त्यागा था, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आज आपके कोई भी डाउट गांधी जी को लेकर रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट आपके रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप एक बार लिख दीजिए, उन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने बताया है, हम यहाँ पर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टीचर की क्लासेस को हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे और यहाँ पे सभी लोग एक अनुभवी अध्यापकों की एक टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हम लोग बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे और उस बेस्ट कंटेंट्स को हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी विद्यार्थी आप लोगों में से छूटे, और हम तो ये चाहते हैं कि यूपी के हर एक थाने में हमारे एक बच्चा जरूर होगा। और सब बच्चे अच्छे से कीजिए, अच्छा पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और गधे और घोड़ों में अंतर पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गधा और घोड़े में सिर्फ अंतर ये होता है, गधा बोझ उठाता है और घोड़ा रेस में चलता है। तो आपको रेस में चलना है, बोझ नहीं उठाना है। इसलिए
पढ़ना इतना ही है जितना जरूरी है। किताबों को बोझ कंधों पे उठा के नहीं घूमना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं लेनी। आपकी यहाँ पे जो क्लासेस होती रहेंगी, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट कहीं है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।